हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, इस टॉपिक से टॉप एग्जाम UPSC या स्टेट एग्जाम PCS या इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। गाइस, इस टॉपिक का नाम है सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए गाइस, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। गाइस, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो उससे पहले हमें जानना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन है। तो गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट मेंशन है। तो गाइस, अगर हम बात करें इस पार्ट के बारे में तो इसमें लिखा गया है द यूनियन जुडिशरी, यानी केंद्र पे जो न्यायपालिका होगी केंद्र स्तर पे वो कैसे होगी, इसका अरेंजमेंट क्या होगा। तो गाइस, अगर हम बात करें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 की, जो कि क्या कहता है, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। गाइस, सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग बात करें इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। गाइस, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था की गई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बारी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है, जो कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था होती है। तो 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट बनता है और एलिजा एम्पे उसके पहले चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं। गाइस, इसके बाद हम बात करें तो गवर्नमेंट टू इंडिया एक्ट 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिसे फेडरल कोर्ट कहा गया, उसकी व्यवस्था थी। गाइस, इसके बाद जब हमारा संविधान बनके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो जाता है और उसको जब 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो उसके जस्ट 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आता है। तो गाइस, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस इसके कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम की, तो पार्लियामेंट ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के बनने पर, यानी जब तक पार्लियामेंट कोई अरेंजमेंट नहीं करती है, तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 7 अदर जजेस होंगे, यानी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे जो 7 जजें वो होंगे, यानी टोटल मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे। गाइज, इसके बाद हम बात करते हैं जजेस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कोई भी सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना चाहता है तो उसके लिए क्या अर्हता है, क्या उसके लिए योग्यता की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस, सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है वो है, कोई भी जो कैंडिडेट जज बनना चाहता है सुप्रीम कोर्ट का, वह इंडिया का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। गाइस, इसके बाद हम दूसरी जो कंडीशन है उस पर आते हैं। तो गाइस, वह या तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट में वहाँ पे एक जज रहा हो। गाइस, इसके अलावा हम बात करें वो जज कितने टाइम तक रहा हो, तो उसे कम से कम जो उसे जज रहने की जो योग्यता है वो 5 साल है। गाइस, इसके अलावा अगर वो जज नहीं रहा है तो उसे किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहना ज़रूरी है। गाइज, ये उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। गाइज, इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट उनके अपॉइंटमेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, एक विशेष, अगर हम बात करें अभी जस्ट इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, किसकी रिकमेंडेशंस पे करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है कि जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। गाइज, अगर हम बात करें उनके रिमूवल की, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उनको रिमूव करेंगे, लेकिन रिमूव करने के लिए उनके लिए एक विशेष प्रोविजन होता है। अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अगर मिसबिहेव के आरोप अगर उस पर सिद्ध होते हैं, यानी प्रूवन मिसबिहेव हम उसे बोलते हैं, इसके अलावा अगर वो फिजिकली अनफिट है, यानी इनकैपेसिटी है, उसको काम करने में अक्षमता है, तब वैसी कंडीशन में, या इसके अलावा वो बैंकरप्ट हैं जिन्हें आप दिवालिया बोलते हैं, तो ये कंडीशंस होती हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाने के लिए।
तो गाइज ऐसी कंडीशंस में उसको पार्लियामेंट जो है 2/3 मेजोरिटी से, दोनों हाउसेस उस जो प्रपोजल है उसको पास करते हैं, जिसे कई बार हम लोग इम्पीचमेंट भी बोलते हैं। लेकिन ये इम्पीचमेंट टर्म जो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज इस तरह से जब वो प्रपोजल पास हो जाता है तो उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करते हैं, और उसी दिन से जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अपने पद से अलग माने जाते हैं या हटे माने जाते हैं। तो गाइज इसके बाद हम बात करते हैं उनके ऑफिस टर्म की, उनके कार्यकाल की। तो गाइज सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके लिए कोई भी मिनिमम एज जो है वो डिसाइडेड नहीं है गाइज, सिर्फ उनके लिए मैक्सिमम एज है वो डिसाइडेड है, और वो है 65 ईयर। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी लगभग एम्प्लॉई हैं उनकी जो उम्र होती है वो ज़्यादातर 65 ईयर ही होती है, जो कि मैक्सिमम एज है। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं NJAC के बारे में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम या कमीशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो गाइज ये है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल जो है आपके पास आर्टिकल 124A, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 124A है, अमेंडेड आर्टिकल है, जो कि 99th अमेंडमेंट के थ्रू 2014 में जोड़ा गया था। तो गाइज इसके अगर हम बात करें इसके प्रोविजंस के बारे में, तो NJAC ये होता क्या है बेसिकली, तो इसमें क्या क्या मेंबर्स होते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, NJAC के चेयरमैन होते हैं। गाइज इसके बाद हम बात करें कि जो यूनियन लॉ मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। गाइज इसके अलावा जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं लेकिन CGIC रैंकिंग में कम होते हैं, छोटे होते हैं, गाइज वो इसके मेंबर होंगे। इसके अलावा 2 एमिनेंट जूरिस्ट होंगे, और ये जो 2 एमिनेंट जूरिस्ट हैं उनको एक जो कमेटी है वो सर्च करेगी। ये एमिनेंट जूरिस्ट हैं वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, और इनको जो सर्च करने के लिए कमेटी होगी उसकी वो उसके अंदर 3 कैंडिडेट होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक CGI होंगे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो थर्ड है आपके पास लीडर ऑफ अपोजिशन। तो वो ऐसे कैंडिडेट को, उनमें से जो एक कैंडिडेट वो होगा उसमें से SC ST या OBC इन कमीशंस का मेंबर हो सकता है या चेयरमैन हो सकता है। इसके अलावा उनमें से एक जो है ये कैंडिडेट महिला हो तो उसको अपॉइंट करने का काम ये जो प्राइम मिनिस्टर लीड कमेटी है वो करती है। गाइस जिसके बाद हम बात करते हैं कि NJAC का फंक्शन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 124A जो B है वो NJAC के फंक्शंस के बारे में बात करता है। तो गाइज NJAC का जो फंक्शन है वो ये है कि अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट के जजेस की, तो उनका ट्रांसफ़र, उनका अपॉइंटमेंट और उनके प्रमोशन, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो NJAC देखता है। गाइज इसके अलावा हम बात करते हैं पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोविजंस हैं ये NJAC को लेकर के वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 124C में बोलते हैं। तो पावर उसके पास होती है कि वो उसके जजेस की संख्या को बढ़ा सकती है, NJAC को और पावर दे सकती है। तो इस तरह की जो प्रोविजंस हैं इसके अंदर आते हैं। गाइस इसके अलावा अगर हम बात करें जजेस की सैलरीज की, उनके अलाउंसेस की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल जो 125 है वो सैलरीज की बात करेगा, अलाउंसेस की बात करता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको जो सैलरी दी जाती है, उनको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं, जो कि जो शेड्यूल 2 है उसके अंदर मेंशन है। तो गाइज इनमें जब तक पार्लियामेंट कोई प्रोविजन नहीं लेके आती किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की जाती। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो अगर ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 126 बोलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या कोई जज हैं, अगर वो अनफिट हैं या फिर वो काम करने में असमर्थ हैं या ऑफिस नहीं आ सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक एक्टिंग जज को अपॉइंट किया जाएगा। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको करेंगे। उसका जो फंक्शन होगा वो सेम लाइक द बिफोर जज होगा। उसको जो पावर, अथॉरिटी और जो जुरिसडिक्शन दिया जाएगा वो पहले जज की भांति ही दिया जाएगा। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं एडहॉक जज के अपॉइंटमेंट के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 127 एडहॉक जज की बात करता है। यानी ये जो अपॉइंटमेंट है उस कंडीशन में की जाएगी कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के पास में जो केसेस हैं अगर ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में
काम का जब वर्कलोड बढ़ जाता है तो उसमें एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो गाइज ये एडहॉक जज एक विशेष टाइम के लिए होते हैं, जब तक उनके लिए प्रोविज़न किया जाता है। उसके बाद उनको जैसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट या डिसाइड करते हैं वो उनको उतने वक्त तक वो रहते हैं। उनके लिए जो अगर हम बात करें जो फैसिलिटीज़ हैं तो वो एक जज की तरह ही मिलते हैं, उनमें किसी तरह की कमी नहीं होती। गाइस जिसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, दैट इज अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस। जो अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 128 कहता है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको बिठाया जा सकता है। तो गाइज ऐसा प्रोविजन इसलिए किया गया है कि किन्हीं भी मैटर्स में जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं तो उनका जो विचार है या उनकी जो एडवाइस है, उनकी जो राय है वो ली जा सके, सो दैट कि जो डिसीजंस हैं या उनके जो जजमेंट्स हैं उनमें किसी तरह का एरर ना आए और वो काफ़ी इफेक्टिव हों। तो इसलिए ये जो रिटायर्ड जजेस हैं उनका प्रोविज़न सिटिंग के लिए किया जाता है। जिसके बाद हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल जो 129 है वो कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाइयाँ होती हैं चाहे वो किसी भी लेवल की हैं, यानी उनको उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, राइट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अपने जो वर्डिक्ट हैं या अपने जो फैसले हैं, यानी कि उन्हें अपनी न्यायिक अवमानना की लिए पनिशमेंट देने की ताकत रहती है। यानी अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उन्हें वो पनिश कर सकता है। गाइस इसके अलावा हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, तो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल जो 130 है वो सुप्रीम कोर्ट की सीट की बात करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पे स्थापित होगा। तो गाइज सुप्रीम कोर्ट के लिए ये क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ये डिसाइड करते हैं कि उसकी सीट कहाँ होगी। तो जब बना था, अगर हम बात करें तो इससे पहले कोलकाता में रेगुलेटिंग एक्ट की हम लोग बात कर चुके हैं। 74 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था। गाइज उसके बाद से 28 जनवरी 1950 से दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट अभी सर्विंग है, यानी वो एक्टिंग है, काम कर रहा है। तो गाइज इसके अलावा अगर वो डिसाइड करते हैं, पार्लियामेंट डिसाइड करती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सहमति से, तो वो इसकी जो बेंच है या इसको कहीं और भी ट्रांसफ़र या स्थानांतरण किया जा सकता है। गाइस इसके अलावा हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की। अगर हम बात करें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 121 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कौन से केसेस को सुनेगा। तो गाइज अगर कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई डिस्प्यूट है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। अगर केंद्र सरकार और 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट है तो वैसी कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट उनको पहले सुनता है, यानी प्राइमा फेसी वो उनको सुनेगा। अगर गाइज इसके अलावा 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटों के अंदर कोई डिस्प्यूट है तो ऐसे मैटर भी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उसके अंदर आते हैं। तो गाइज इस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में था। कुछ आर्टिकल्स हैं जो अभी रहते हैं, उनको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और गाइज ये वीडियो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपके एग्ज़ामों में काम आने वाला है। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगले वीडियोज़ के लिए हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।